सो ये मेरे पास वही एक एग्जांपल बिल्डिंग है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। इसकी ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इसमें हर फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आई थिंक ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है आई थिंक। इसमें बड़ी रेगुलर बिल्डिंग है, इसमें प्लेनर वॉल्स भी हैं और कोर वॉल भी है। अगर आप इसका प्लान देखें, इसमें दरमियान में कोर वॉल है। लेट्स से मैं कोई एक लेवल सेलेक्ट करता हूँ, दरमियान में ये कोर वॉल है जिसमें लिफ्ट है, ठीक है। और ये एंड्स पे प्लेनर वॉल्स हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई की अलग अलग लेग्स हैं। कोर वॉल जो है वो कपल्ड एक्शन देगी, यानी दोनों डायरेक्शन में इकट्ठा एक्ट करेगी। प्लेनर वॉल्स जिस डायरेक्शन में उसकी लॉन्गर लेग है उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये जो वॉल है जो अभी मैं जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये सिर्फ बिल्डिंग के एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और ये जो वॉल है जिस पर अभी मेरा कर्सर है, ये बिल्डिंग के वाई में करेगी। ये ऐसे प्लेनर वॉल्स एक्ट करेंगी। सो इस बिल्डिंग में मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ पी डेल्टा इफेक्ट, यानी अभी हमने लॉन्ग कॉलम की डिस्कशन एक दिन की थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉलम की अगर सिलेंडरनेस रेशो एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो वो लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में आ जाएगा और फिर उसका डिज़ाइन इस तरह नहीं होगा जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। उसमें वो सिलेंडरनेस इफेक्ट भी इंक्लूड होगा। और सिलेंडरनेस इफेक्ट ये है कि अप्लाइड लोडिंग की वजह से जो इनिशियल डेफॉर्मेशन आ गई है कॉलम के अंदर, वो अब कॉलम के ऊपर आने वाली अप्लाइड लोडिंग को दोबारा से मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। और इस मॉडिफिकेशन का नेट रिजल्ट ये है कि एक सेकेंडरी मोमेंट है जो आपके कॉलम में आ गया। प्राइमरी मोमेंट वो है जो डायरेक्टली अप्लाइड लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। सेकेंडरी मोमेंट ये है कि अप्लाइड लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय वो डेफॉर्मेशन जो कि अब सिग्निफिकेंट हो गई है और एडिशनल मोमेंट प्रोड्यूस करने लग गई है। तो अप्लाइड लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय डेफॉर्मेशन, ये है सेकेंडरी मोमेंट। और इस ओवरऑल इफेक्ट को कहते हैं ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी। इसको अकाउंट करने का एक शॉर्टकट है पी डेल्टा ऑप्शन या पी डेल्टा एनालिसिस। वो मेथड सिंपली ये करता है कि वो इक्विवेलेंट जो सेकेंडरी मोमेंट होता है वो कैलकुलेट करके आपके एनालिसिस में शामिल कर देता है, ठीक है। यानी पी डेल्टा एनालिसिस सिंपली ये है कि सेकेंडरी मोमेंट्स भी आप इंक्लूड कर लें, ठीक है, लेकिन कुछ इजम्पशंस के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पी डेल्टा एनालिसिस एक बड़े एनालिसिस का शॉर्टकट है। बड़ा एनालिसिस जो एक्चुअली ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी को अकाउंट करता है उसका नाम है लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस, यानी जिसमें आपके स्ट्रक्चर की बिल्कुल रियल डिफॉर्म्ड शेप कैलकुलेट होगी और उस डिफॉर्म्ड शेप से इसेंट्रिसिटीज़ कैलकुलेट होंगी कि आप अप्लाइड लोडिंग कितना चेंज हो गया। वो एग्जैक्ट मेथड है बट वो टाइम कंज्यूमिंग है और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कोई उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है अनलेस कि आपका स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल उसमें रोप्स इन्वॉल्व हैं, केबल स्टेड ब्रिज है जिसमें जो रोप्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, उनकी ज़रा सी चेंज अगर होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो अप्लाइड लोडिंग है वो मॉडिफाई हो रही है। उस सूरत में आप लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस पे जाएंगे। आम तौर पे सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में पी डेल्टा एनालिसिस काफ़ी है ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी को अकाउंट करने के लिए। और बिल्डिंग कोड में इस चीज़ को इस तरह अकाउंट किया गया है कॉलम्स के केस में कि आपको एक इसेंट्रिसिटी या यूँ समझ लें कि जिसको आप कहते हैं मोमेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर, वो कैलकुलेट किया जाता है बिल्डिंग कोड की एक्सप्रेशन से। अब ज़रा ये फैक्टर डिपेंड करेगा कॉलम की सिलेंडरनेस रेशो पे, ठीक है। सो कॉलम की सिलेंडरनेस रेशो की बेस पर एक मोमेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है और अप्लाइड लोडिंग जो फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस से मोमेंट आ रहा है विदाउट कंसिडरिंग एनी ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी, उस डिज़ाइन मोमेंट को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टू अकाउंट फॉर दिस एम्प्लीफिकेशन या सेकेंडरी मोमेंट को ऐड करने के लिए। सो ये तो कोड की अप्रोच है बट आजकल ऐसे फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्वर आ गए हैं कि जो आप सिंपल एक क्लिक करें तो आप वो सेकेंडरी मोमेंट इंक्लूड करवा सकते हैं। विच मीन्स कि अगर आप पी डेल्टा एनालिसिस इंक्लूड कर लें अपने मेन एनालिसिस में तो फिर आपको एडिशनल मैग्निफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो
शुरू में ये इशू इसलिए था कि ये पी डेल्टा एनालिसिस अपनी नेचर में नॉन लीनियर एनालिसिस है, इसकी रीज़न भी मैंने बताई थी, और इस इफेक्ट को भी ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी कहते हैं, ठीक है। लिहाजा इसमें बहुत टाइम लगता था, आइटरेटिव मेथड है। बिकॉज देखें, आपने एक लोडिंग लगाई, उससे एक डेल्टा प्रोड्यूस हुआ, आपने उसी लोडिंग को उस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी मोमेंट निकाल लिया, जिसको पी डेल्टा मोमेंट कहते हैं। बट जब सेकेंडरी मोमेंट लगाएंगे दोबारा से, वो मोमेंट तो अप्लाइड मोमेंट है ना, तो डेल्टा में फिर चेंज आ जाएगा। तो आइटरेटिवली यानी नॉन लीनियर एनालिसिस है ये, और इस में आइटरेटिव फॉर्मुलेशन प्रोग्राम रन करता है तो टाइम बहुत लगता था, इसलिए कोड में इसके अप्रॉक्सीमेट मेथड अवेलेबल है। बट आजकल ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ETABS में इसको इंक्लूड करना है तो उसका ये तरीका है कि आप डिफाइन में जाएंगे एनालिसिस रन करने से पहले, और यहाँ पर आपको पी डेल्टा ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट में आई थिंक नन ही होगा, ठीक है। और इसमें फर्दर दो ऑप्शंस हैं, नॉन आइटरेटिव बेस्ड ऑन मैस, या आइटरेटिव बेस्ड ऑन लोड्स। नॉन आइटरेटिव बेस्ड ऑन मैस ये ऑप्शन कम टाइम लेगी, लेकिन आपके एनालिसिस में सेकेंडरी मोमेंट इंक्लूड करवा देगी। इसमें जो पी कैलकुलेट होगा वो मैस की बेस पे होगा, जो स्ट्रक्चर में मैस डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास पी यानी जो पी इस्तेमाल हो पी डेल्टा एनालिसिस में, वो किसी लोड से कैलकुलेट होके आए, या वो लोड पी के तौर पे इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर आप फिर लोड पैटर्न्स की लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो आपने लोड पैटर्न डिफ़ाइन किए हुए हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं डेड प्लस 0.25% ऑफ लाइव जो है, ये मेरा लेट से के एक्सियल लोड इस्तेमाल हो या पी इस्तेमाल हो, सो लेट से मैं 0.25 लाइव कह देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये टॉलरेंस की वैल्यू इसलिए लिखी गई है कि ये कन्वर्जेंस के लिए है। आइटरेटिव मेथड है, प्रोग्राम बार बार लोड अप्लाई करके रिजल्टिंग डेफॉर्मेशन कैलकुलेट करेगा, उस डेफॉर्मेशन को लोड को मॉडिफाई करने में इस्तेमाल करेगा, फिर अप्लाई करेगा, ठीक है। सो जब भी किसी एक स्टार्टिंग आइट्रेशन और रिजल्टिंग आइट्रेशन में जो डिफरेंस है वो इस नंबर से कम हो जाएगा, तो प्रोग्राम एनालिसिस को कन्वर्ज कर देगा, रोक देगा, ठीक है। सो अगर आप ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट में रख के ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एनालिसिस टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज अब ये आइटरेटिव फॉर्मुलेशन पी डेल्टा की लग रही है। और अगर कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम के बावजूद एनालिसिस कन्वर्ज नहीं हो रहा होगा, फिर आपको इस नंबर को रिड्यूस करना चाहिए। 0.0001 की बजाय 001 ट्राई कर लें, ठीक है, या 0005 ट्राई कर लें, ठीक है। जो भी ये नंबर आप कम करेंगे तो कन्वर्जेंस ज़्यादा अच्छी अचीव हो जाएगी, कम टाइम में अचीव हो जाएगी। अगर आप बेस्ड ऑन मैथ्स नॉन आइटरेटिव फॉर्मुलेशन करते हैं, नॉन आइटरेटिव नाम से ही जाहिर है, बस एक ही दफ़ा डायरेक्ट पी डेल्टा मोमेंट कैलकुलेट होगा, वो इंक्लूड हो जाएगा, बार बार आइट्रेशंस नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन तो उसमें फिर आपको कोई लोड सेलेक्ट नहीं करना, इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो आप देख लें, अगर आपको ये थर्ड ऑप्शन करनी है और वो टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है तो थर्ड ऑप्शन करें, टाइम की कंस्ट्रेंट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो सेकंड ऑप्शन करें, बट नन कभी ना करें। नन का मतलब ये है कि आपने कोई ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी को अकाउंट करने का तरीका इस्तेमाल नहीं किया, पी डेल्टा भी इस्तेमाल नहीं किया। उस सूरत में फिर अगर नन करके एनालिसिस करते हैं तो मोमेंट्स को लॉन्ग कॉलम के केस में कोड के फार्मूला से एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। सो ये तो पहली ऑप्शन थी जो मैंने बताई कि जिसमें आपने पी डेल्टा को अकाउंट करने का ये तरीका है। सो सिंपली कुछ प्रोग्राम्स में जहाँ लोड केस बनता है वहीं पे टिक मार्क बना होता है, इंक्लूड पी डेल्टा और एक्सक्लूड पी डेल्टा। ETABS में अब इन्होंने अलग ऑप्शन रख दी है, ठीक है। सो अगर आप देखें डिफाइन लोड केसेस में मैं जाता हूँ और मैं कोई भी लेट से डेड लोड का केस देखता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो उसमें देखें कि पी डेल्टा या नॉन लीनियर स्टिफनेस की ऑप्शन में पहले नन था, अब क्या हो गया, नॉन आइटरेटिव बेस्ड ऑन मैथ्स, जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सो प्रोग्राम जो है वो सिंपली डेड अप्लाई नहीं कर देगा, बल्कि डेड अप्लाई करेगा, फिर सेकेंडरी मोमेंट भी देखेगा कि सिग्निफिकेंट है तो वो भी अप्लाई करेगा। आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो वही पी डेल्टा की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है।
वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह कोई भी और लोड केस है उसमें अब ये पहले ऑप्शन ये थी नन थी, यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल इनिशियल स्टिफनेस इस्तेमाल कर रहा था। अभी ये है कि स्ट्रक्चर ये के मैट्रिक्स को मॉडिफाई करेगा और उसमें जो ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट है सेकंड ऑर्डर मोमेंट का, उसको इंक्लूड करेगा। उसको एक ज्योमेट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी वो एक मॉडिफिकेशन इसमें वो करता है। सो आप हर लोड केस में ये ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपने ग्लोबल ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है वो ये ले रहा होगा। सो आप एक क्विक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक एनालिसिस रन करें इंक्लूडिंग पी डेल्टा और एक्सक्लूडिंग पी डेल्टा, तो आप देखेंगे कि उनमें फ़र्क आएगा, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर कॉलम्स लॉन्ग हैं और स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर एक्सियल लोड काफ़ी ज़्यादा है, यानी पी की वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। सो ये तो थी हमारी पहली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था।